बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन में, वो है इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। इससे पहले हम टू सेक्टर इकोनॉमी को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप काइंडली वो देख लें, ताकि आपको इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन की बेसिक समझ आ जाए, और कीनीजियन थ्योरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बल्कि कीन्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स पे, उसकी भी हमने थोड़ी सी ओरिएंटेशन दी थी, आपको वो भी आइडिया हो जाएगा। इसके बाद अगला जो पार्ट होगा वो हमारा वो होगा इंशाल्लाह थ्री सेक्टर इकोनॉमी, और फिर होगा फोर सेक्टर इकोनॉमी के ऊपर। लेकिन उससे पहले हमें ये इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को समझना बहुत ज़रूरी है। सो बिस्मिल्लाह करते हैं। इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है? सबसे पहले आपको मालूम है इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन कहते हैं ओवरऑल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल को। ये हमारा इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। जब प्राइस लेवल जनरली बढ़ना शुरू हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम सादा लफ्ज़ों में इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? लास्ट क्लास में हमने बात की थी दो तरीकों की। जब हम नेशनल इनकम को डिटरमिन करते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मेथड, और एक तरीका हमने डिस्कस किया था सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। सो दोनों तरीकों से हम नेशनल इनकम को डिटरमिन करते हैं। तो हमने ये बात भी की थी कि नेशनल इनकम डिटरमिन जहाँ पे होती है वहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से एक्सीड कर जाती है, यानी वो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो और वहाँ पे आपकी जो है एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो उसको हम कहेंगे उस गैप को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। सो द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम मे बी एट अबव फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट से बढ़कर एक लेवल पे अगर इक्विलिब्रियम आ रहा है, so this situation occurs at when at the level of full employment aggregate demand is greater than aggregate supply. full employment को सादा लफ्जों में क्या कहते हैं? जब इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रही हो फुली, लोग भी एम्प्लॉय हो रहे हों, और जो रिसोर्सेज हैं लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप वो सारे इस्तेमाल हो रहे हों, और उससे जो प्रोडक्शन आ रही हो, तो अब ये बेसिकली इक्विलिब्रियम लेवल बन रहा है। लेकिन यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बावजूद एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। इसको ग्राफिकली शो करते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। पहले हम, और अच्छा चलें पहले डिफ्लेशनरी गैप तो को भी ले लेते हैं। डिफ्लेशनरी गैप में क्या होगा कि इसी बात को हम अपोजिट कर देते हैं कि द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम मे बी एट बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट तो हो रही है, यानी सारे रिसोर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन ये है कि जो एग्रीगेट डिमांड है इस पॉइंट पे एग्रीगेट सप्लाई से कम है। अब इसको जरा ग्राफिकली देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें, ये हमने बात की थी, आपकी ओवरऑल सप्लाई लाइन होती है, या यूं कह लें इस लाइन के ऊपर हर पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट है। ये एक हाइपोथेटिकल लाइंस होती है, ठीक है। 45 डिग्री लाइन होती है ग्राफ में, जिसको हम हाइपोथेटिकल लाइन कहते हैं, कि इसके हर पॉइंट पे फुल एम्प्लॉयमेंट हो रही है, ठीक है। ये हमारी एग्रीगेट डिमांड की लाइन है, जो कि जीरो लेवल ऑफ नेशनल इनकम के ऊपर इतनी है। और फिर जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती चली जा रही है, तो ये कंजम्पशन यानी एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ती चली जा रही है। ठीक है। अब ये जो पॉइंट है फर्स्ट करें, ये वाला Y1, ठीक है। Y1 जो है इस पे क्या है कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो आ रही है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। ये समझ लें कि 20 बिलियन है या जो भी है, ठीक है। और ये है हमारी एग्रीगेट सप्लाई, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट पे होने के बावजूद हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो 10 बिलियन डॉलर या 10 ट्रिलियन डॉलर है। तो ये जो गैप है, ये वाला, ये जो 10 बिलियन का गैप है, इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्यों? क्योंकि जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी और एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो डिमांड हमारी 20 बिलियन डॉलर वर्थ की गुड्स एंड सर्विसेज की है, जबकि प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन 10 बिलियन डॉलर की जो वर्थ है उसकी गुड्स एंड सर्विसेज, वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की है। तो ये जो गैप आ रहा है, इसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्राइसेस क्या होंगी, ऊपर जाएंगी। तो एक प्रेशर क्रिएट होगा प्राइसेस के इंक्रीज होने का। तो जो इकोनॉमीज इस लेवल पे होती हैं वहाँ पे आप देखें कंटिन्यूसली प्राइसेस का राइज होता रहता है। करंटली अगर हम देख लें तो पाकिस्तान को भी अगर हम देखें तो हमारी प्रोडक्शन काफ़ी कम है, जबकि हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है मुख्तलिफ चीज़ों की।
जिसकी वजह से प्राइसेस के ऊपर प्रेशर पड़ता है। फिर हम या इम्पोर्ट कर रहे होते हैं तो अगेन आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड भी नुकसान में जा रहा होता है, यानी डेफिसिट में जा रहा होता है। ठीक है, इसी तरह अगर इकोनॉमी इस पॉइंट पे हो Y3 के ऊपर, यानी इतनी नेशनल इनकम है, तो अब ये देखें, ये है हमारी टोटल, जो बी पॉइंट है ये है हमारी टोटल सप्लाई। तो फर्ज करें टोटल सप्लाई हमारा क्या बनता है, इसको ज़रा साफ कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। टोटल सप्लाई है फॉर एग्जांपल इस वक्त 50, ठीक है, $50 बिलियन। और हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो ये कर्व है, ठीक है, C+I वाली। तो ये आ रही है यहाँ पे फॉर एग्जांपल $40 बिलियन, ठीक है, वॉट एवर कुछ भी है। तो ये अब देखें हमारी एग्रीगेट डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। सप्लाई कितनी है 50, डिमांड कितनी है 40। तो ये जो गैप है इसको कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनर, क्यों डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं? क्योंकि जब डिमांड कम होगी और सप्लाई ज़्यादा होगी तो एक्सेस सप्लाई की वजह से क्या होता है, प्राइसेस कम होना शुरू हो जाते हैं, तो ये डिफ्लेशन होना शुरू हो जाएगी। तो ये गैप हमें बता रहा है कि इस मुल्क में फिर कंटिन्यूसली डिफ्लेशन आएगी, प्राइसेस कम होंगी। अल्ट क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा सप्लाई है हमारे पास, तो उसको कंज्यूम करने के लिए क्या करती है फिर कंपनीज, वो क्या करती हैं, प्राइसेस कम कर देती। तो ये बेसिकली है हमारा इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप विद रिस्पेक्ट टू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई मेथड। तो ये हमारी लाइन होगी टोटल सप्लाई की, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन की। ये है जी टोटल डिमांड वाली लाइन, मुल्क के अंदर कितनी टोटल डिमांड है। 2 सेक्टर इकोनॉमी याद रखिए, ठीक है, 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर है। इसी को अब 3 सेक्टर 4 सेक्टर में भी करेंगे तो कर्ज ऐसे ही आएंगी। तो जब भी हम इस इक्विलिब्रियम लेवल से हटेंगे तो या इन्फ्लेशनरी गैप की तरफ होंगे, ये इन्फ्लेशनरी गैप है, ठीक है, और या फिर डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। तो ये जो गैप है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई का, ये कहलाता है डिफ्लेशनरी गैप। अब इसी को हम समझ लेते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मेथड से। सेविंग इन्वेस्टमेंट मेथड में हमने कहा था कि नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम वहां पर होता है जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाए, ठीक है। तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जब बराबर होगी तो वहाँ इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन अगर सेविंग फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद सेविंग ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफ्लेशनरी गैप होगा। और अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट when the level of investment in the economy exceeds the level of the required level of employment, तो उसमें क्या होगा, हमारी इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी, ये इन्फ्लेशनरी गैप होगा। सॉरी आज मेरा कुछ गला ख़राब है, लेकिन मैंने चाहा कि आपके लिए वीडियो बना दें ताकि मे भी किसी को हेल्प हो जाए इस वीडियो से। तो थोड़ी सी माजरत। मैंने कहा वेट नहीं करते, थोड़ा सा बेहतर फील कर रहा था तो मैंने कहा वीडियो बना देनी चाहिए। एनीवे ये है आपका सेविंग का गैप, ये भी हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, ठीक है, लेक्चर में, कि हमने कहा था ये हमारा सेविंग है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, देखें Y1 से Y2, Y2 से Y3 पे जा रही है, तो हमारा सेविंग भी बढ़ता चला जा रहा है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट को हम इस साइड पे मेजर करते हैं और इनकम को हम इस साइड पे मेजर करते हैं। तो जब हमारी इनकम थी Y1, मिसाल के तौर पे 1000 बिलियन, तो उस वक्त हमारी सेविंग थी 0, ठीक है। जब इनकम हमारी बढ़ के Y2 चली गई तो सेविंग बढ़ के यहाँ पे आ गई। फ़र्ज़ कर लें, हम इसको भी कोई नंबर दे देते हैं अपनी आसानी के लिए, लेट सपोज ये हो गई 20 बिलियन, ठीक है। और फिर जब हम Y3 पे हमारी इनकम हो गई और भी हमारी इनकम बढ़ गई, तो हमारी जो सेविंग है वो फॉर एग्ज़ाम्पल हो गई 40 बिलियन, ठीक है। हाइपोथेटिकल फिगर दें, ठीक है, हमने खुद से ले लिए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो थी वो हमारी फिक्स थी, वो भी 20 बिलियन है, वो ऑटोनोमस है, ठीक है। वो एक मुल्क में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है, वो फिक्स होती है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, यानी जो इनकम पे इनकम के ऊपर नहीं रिलाई करती, दिस इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम। अब ये देखिए, ये वो पॉइंट है जहाँ पे सेविंग की कर्व जो है वो इन्वेस्टमेंट की कर्व को कट कर रही है, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग कितनी है, दोनों मिला के क्या बन रही है, 20 बिलियन, ठीक है, 20 बिलियन। 20 बिलियन हमारी इन्वेस्टमेंट है और 20 बिलियन ही हमारी सेविंग है।
लेकिन अगर फर्ज करें हम इस जगह पे हों, ये हमारी नेशनल इनकम हो Y1, ठीक है, तो Y1 लेट सपोज 1000 बिलियन पे, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है इकोनॉमी का, उस पे क्या है, उस पे देखें इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये इन्वेस्टमेंट कर्व है, तो ये है 20, जबकि सेविंग कर्व किधर आ रही है 0 पे। तो इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग, यानी इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड है वो सेविंग से बहुत ज़्यादा है, यानी इन्वेस्टमेंट और होना ज़्यादा की, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने की डिमांड्स है प्रोड्यूसर साइड से, और जबकि सेविंग मुल्क के अंदर है ही नहीं, ज़ीरो है। तो ये क्या क्रिएट करता है, ये गैप क्रिएट करता है इन्फ्लेशन, ये इससे इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होगा, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, सेविंग है नहीं, तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होता है, अल्टीमेटली फिर इन्फ्लेशन ही आती है। क्यों इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा रेट के ऊपर भी कर्ज लेने के लिए तैयार हैं ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि सेविंग उस साइड पे, और ऑन द अदर हैंड सेविंग बड़ी कम है, ठीक है। और अगर हम इस लेवल ऑफ नेशनल इनकम पे हों, तो यहाँ पे हमारी सेविंग कितनी है, सेविंग का कर्व देखें, ये सेविंग का कर्व है, ये कहाँ पे, ये 40 बिलियन पे चला गया, ठीक है। और जबकि इन्वेस्टमेंट हमारी ऑटोनोमस कितनी है, फिक्स, इस पॉइंट के ऊपर ये इन्वेस्टमेंट है, ये कितनी है 20। तो अब इन्वेस्टमेंट 20 है और सेविंग कितनी है 40, यानी टोटल मुल्क के अंदर सेविंग जो है वो 40 बिलियन है, जबकि इन्वेस्टमेंट के लिए हमें सिर्फ ज़रूरत जो है वो 20 बिलियन की है। तो होगा क्या कि वो जो सेवर्स हैं, वो जो सेविंग है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी ऑफर करेंगे ताकि हमारे जो है वो सेविंग इस्तेमाल हो जाए। बैंक्स जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरा देंगे, तो जब इंटरेस्ट रेट की कीमत गिरेगी तो उससे डिफ्लेशन आ सकती है। सो दैट इज कॉल्ड एज डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। तो हम ये क्या कहते हैं कि हमने एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई से भी, और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मेथड से भी इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप को समझ लिया है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोशिश किया करेंगे वीडियो को एक से ज़्यादा मरतबा देखेंगे तो फिर आपको, और साथ साथ नोट्स बना लिए करें तो फिर आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। और फ्री कोचिंग क्लासेस के लिए आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, HR, इकोनोमेट्रिक्स, स्टेटिस्टिक्स और दीगर सब्जेक्ट्स पे हमारी कोचिंग क्लासेस चलती रहती हैं, आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। यू कैन जॉइन अस, ठीक है। बड़ी नॉमिनल सी फ़ी पे हम कोर्स पढ़ा देते हैं, ठीक है। थैंक यू जी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।